नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल संडे स्पेशल में मैं बात करूंगा जंग की। भीषण जंग छिड़ी हुई है। कल से आपने तस्वीरें देखी, विभत्स तस्वीरें, परेशान करने वाली, कलेजा मुंह में आ जाए ऐसी तस्वीरें भी। गोले दागे जा रहे हैं, टैंक दौड़ रहे हैं, मिसाइल फायर की जा रही हैं, आम लोग मर रहे हैं, दहशतगर्द हिंसा भी फैला रहे हैं। और ये तस्वीरें कहां की हैं? पश्चिम एशिया, वेस्ट एशिया जिसे हम कहते हैं, इजराइल और हमास के बीच भीषण जंग जारी है। ये आर पार की लड़ाई में तब्दील होती दिखाई दे रही है। दोनों तरफ से ताल ठोकी जा रही है। नेस्त नाबूद कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, खत्म कर देंगे। पर हो क्या रहा है, यह समझाना बाज दफा टेढ़ी खीर हो जाती है। हम बड़ी बड़ी बातों में, कॉम्प्लिकेटेड जटिल समस्याओं में ऐसे उलझ जाते हैं कि मूल बात आप तक पहुंचा नहीं पाते। तो आज बड़ी सीधी सादी सरल भाषा में मैं आपको यह समझाने वाला हूं कि वहां पर हो क्या रहा है। और दरअसल यह काम मैंने नहीं किया, यह मेरे प्रोड्यूसर अनुज डीमरी की मेहनत है। बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा वहां पर यह जटिल समस्या कैसे उत्पन्न हुई है। तो हो क्या रहा है? पश्चिम एशिया में इजराइल और हमास के बीच खूनी संघर्ष एक बार फिर शुरू हो गया है। पुराना इतिहास है, लंबा अतीत है। और यह शुरू कैसे हुआ? कल 7 अक्टूबर का दिन, शनिवार इजराइल में छुट्टी का दिन होता है, शबात कहते हैं। 7 अक्टूबर को हमास ने हवाई, जमीनी और समुद्री हमला किया, तीनों तरफ से। और यह 7 अक्टूबर का दिन क्यों चुना गया? शनिवार तो है ही या था ही। यहूदी त्योहार शुकोह का समापन भी हो रहा था। तो जहां हर्षोल्लास मनाया जा रहा था, वहां मातम पसर गया। चंद लम्हों में हमास ने हमले के दौरान क्या किया? 5000 रॉकेट दागे। इजराइल के अंदर घुस गए लड़ाकू। सेल फोन का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे थे कि मूवमेंट ट्रैक हो सके। पर इजराइल को कानो कान खबर नहीं हुई। मोसाद के बारे में भारी भरकम प्रोपेगेंडा भी किया जाता है कि भाई दुनिया की सबसे बेहतरीन खुफिया एजेंसी है, सारी दुनिया की हर जानकारी इनके पास होती है। पर यह जानकारी हासिल करने में, इकट्ठा करने में वो चूक कर बैठे। अब कितने लोग मरे इस हमले में? 600 इजरायली की मौत हो गई। अब इजराइल चुपचाप तो बैठने वाले मुल्कों में से है नहीं। उसका तो अस्तित्व ही हमेशा सवालों के घेरे में भी और खतरे का साया मंडराता रहता है। पर वो डटा हुआ है। उन्होंने भी टैंक, आर्टिलरी और फाइटर जेट से हमला किया, जोरदार पलटवार किया। नेतन्याहू ने कहा खत्म कर देंगे, बर्बाद कर देंगे हम हमास को। 400 हमास के लोग भी इजरायली हमले में ढेर हो चुके हैं। अब सवाल यहां पर जो मैं सुरक्षा पहलू पर और खुफिया तंत्र पर आ रहा था, क्या इजराइल का आयरन डोम फेल हुआ? आयरन डोम क्या है यह भी बताऊंगा। 23 साल से इसका हार्डवेयर अपडेट नहीं हुआ। कहते ये हैं कि रक्षा को लेकर जो असलहे हैं, जो उपकरण हैं, इजराइल का कोई सानी नहीं। उनका जो डिफेंस सिस्टम है 23 साल से हार्डवेयर अपडेट नहीं हुआ। और इजराइल का कवच आयरन डोम है क्या? दरअसल ये एक एयर डिफेंस सिस्टम है कि जी मिसाइल दागी जा रही हैं वो बता देगा। 2011 से इस्तेमाल हो रहा है, नहीं बता पाया। युद्ध ये लंबा खिंचने वाला है। क्यों, ये मैं आगे बताऊंगा। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय फलक पर, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अगर हम देखें तो 2020 से वो दुख भरे जो दिन हैं, कष्ट और पीड़ा के दिन खत्म होने का नाम नहीं ले रहे।
2020 में पूरी अंगड़ाई ले ली थी कोरोना ने। वो संकट, संक्रमण, आफत, आपातकाल आपने, मैंने, हम सब ने, दुनिया ने झेला। अर्थव्यवस्थाएं भी गोता खा गई। और जब उबरने लगी दुनिया तो फरवरी 2022 में, आज से 1.5 साल से ज्यादा का वाकया हो गया है, वाकफा हो गया है। रूस और यूक्रेन में युद्ध छिड़ गया तो खाने पीने के सामान, जो फूड ग्रेन्स था, उसका संकट गहराया। तेल की कीमतें, उन पर असरात हुए। खाद, फर्टिलाइजर्स वो महंगे हो गए। वो युद्ध भी अभी थमने का नाम नहीं ले रहा था कि अब ये युद्ध आ गया है। अब इससे कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल की आशंका तो साफ दिखाई दे रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्लोबल इकोनॉमी जो है, उसकी विकास दर 2.5% ही यहां की जा रही है। हम तो सबसे तेजी से दौड़ती हुई विकास के मार्ग पर अर्थव्यवस्था है ही, लेकिन तेल का जो खेल है वो और गंभीर होने वाला है क्या? और जो ये लड़ाई गाजा पट्टी में हो रही है, ये 48 से ही चल रही है, जब इजराइल अस्तित्व में आया था। लेकिन 2007 में हमास ने गाजा पट्टी पर पूरा कब्जा कर लिया। अब यहां पर बड़ी दिलचस्प सी एक स्थिति है। यहां 23 लाख लोगों की आबादी है। हमास का कब्जा है, हवाई पट्टी है वो इजराइल की है। भूमध्य सागर जो है वहां का ये इलाका है। अब नेतन्याहू का बयान तो मैंने सुनवा दिया, पर जो आंकड़े अभी 36 घंटे भी नहीं हुए, इजराइल में 600 लोग मारे जा चुके हैं, हमास के इलाके में 400 लोग जख्मी हैं। इजराइल में 1864, 2000 का आप अंदाजा लगा लीजिए, लोग जख्मी हैं। और इतने ही गाजा पट्टी में भी 25 से ज्यादा सैनिक इजराइल के मारे जा चुके हैं, 50 से ज्यादा हमास के, और यह आंकड़ा और बढ़ेगा। हमले कितनी जगहों पर हुए? 50 से ज्यादा जगह पर इजराइल में हमला बोला हमास ने, और 20 से ज्यादा जगहों पर गाजा पट्टी में इजराइल ने हमला बोला। 5000 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं हमास ने। इजराइल ने कितने रॉकेट दागे, ये अभी आंकड़ा नहीं है। भारत ने यहां पर कूटनीति के लिहाज से देखो एक बड़ा कदम उठाया है। जब यह हमला हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी ने कल देर शाम ट्वीट किया, और बिना लार लपेट के डिप्लोमेसी में, कूटनीति में शब्दों का खेल बड़ा मायावी होता है, सोच समझकर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहां पर भारत ने बिल्कुल अपनी स्थिति साफ कर दी। प्रधानमंत्री ने कहा, हम उस कठिन वक्त में इजराइल के साथ एकजुटता से खड़े हैं। यही बात जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति भी कहते दिखाई दिए, और कहा कि हम हर तरह की मदद करेंगे इजराइल की। खैर उन्हें करनी पड़ेगी, अमेरिकी इकोनॉमी इजरायलियों पर बहुत हद तक निर्भर करती है। ऋषि सुनक जो प्रधानमंत्री हैं ब्रिटेन के, उन्होंने कहा कि हमले से स्तब्ध हूं, इजराइल को अपनी रक्षा का पूर्ण अधिकार है। और मैक्रों जो राष्ट्रपति हैं फ्रांस के, वो कहते हैं कि ऐसे सूरत हाल में हम इजराइल के साथ खड़े हैं। पर यह तस्वीर मुकम्मल नहीं है। दूसरी तरफ हमास के साथ कौन खड़ा है? फिलिस्तीन, ईरान, कतर, सऊदी अरब, पाकिस्तान, लेबनान, ओमान, इंडोनेशिया, कुवैत, बांग्लादेश। वो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस एक किताब आई थी सैमुअल हंटिंगटन की, वो सभ्यताओं के जो संघर्ष की बात थी, वो क्रिश्चियन वर्ल्ड और येलो रेस के बीच की थी। पर यहां पर ये सभ्यताओं का संघर्ष, क्या मुस्लिम वर्ल्ड एक तरफ, बाकी दुनिया एक तरफ, कुछ ऐसी भी होती दिख रही है। चीन और रूस के बारे में मैंने जिक्र नहीं किया, पर उनकी खामोशी, क्या हम अप्रत्यक्ष समर्थन माने हमास के लिए, तो गेम और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और भारत ने जो खुलकर अपने कूटनीतिक पत्ते खोल दिए हैं, G20 अभी शिखर सम्मेलन हुआ था, दुनिया ने हमारा लोहा भी माना, कामयाब, एक बड़ा सफल आयोजन हमने किया। लेकिन 40 साल पहले, यह भी हमें नहीं भूलना चाहिए, इसी नई दिल्ली में
एक नाम का समिट हुआ था और उसमें सबसे ज्यादा सुर्खियां किसने बटोरी, फोटो ऑप किस पर निगाहें थी सभी की, वो थे यासर अराफात, जो पीएलओ जो ऑर्गेनाइजेशन उसके सदर। तो भारत ने जो रुख बदला है उसके क्या असर होंगे, लेकिन आपके और मेरे लिए ज्यादा जरूरी सवाल क्या ये हो जाता है कि दुख भरे दिन बीते रे भैया ये सिर्फ गाना ही रह गया है क्या? दुख भरे दिन बीतेंगे नहीं क्या? महंगाई की मार फिर, तेल की मार फिर, और उससे जो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट होता है बाकी चीजों पर, उसके लिए भी क्या हमें तैयार रहना होगा? ऐसे में आज का सीधा सवाल, बिना लार लपेट के हम सवाल पूछ रहे हैं, समंदर जमीन आकाश क्यों भिड़े इजराइल हमास, और दुनिया दो फाड़ फिर गिरेगा महंगाई का पहाड़। ये इतनी पुरानी जंग पर जिस विशियसनेस, जिस तरह का ये प्रहार किया हमास ने और जो जवाबी कार्रवाई इजराइल ने की, ये नौबत क्यों आई? आभारी हूं साहब, आपके चैनल पर जब भी आता हूं बहुत कुछ सीखता हूं एंड यू आर द बेस्ट। जिस तरह से आप सब कुछ समझाते हैं, जनरल कुलकर्णी साहब है, बाकी विशेषज्ञ आपके हैं, जनरल कादियान साहब हैं, इनकी जानकारी मुझसे कहीं ज़्यादा है। लेकिन जो आपने मुझसे सवाल पूछा है कि ये नौबत क्यों आई है, हमास ने अब क्यों किया, 1 महीना पहले नहीं या 2 महीने बाद क्यों नहीं? सबसे पहले तो मैं सर इजाज़त दें, आज हम सब इजरायली हैं, आज मैं यहूदी हूँ और मैं गर्व के साथ कहता हूँ, क्योंकि इजराइल पर हमला किसी फौज ने नहीं किया, आतंकियों ने किया है, टेररिस्ट ने किया है। सर, आपने तस्वीरें देखी हैं, बच्चों के शवों पर नाच रहे हैं, औरतों को घसीट के ले जा रहे हैं गाजा स्ट्रिप में, और एक जर्मन लड़की 30 साल की उसके नंगे शरीर का प्रदर्शन कर रहे थे और चिल्ला रहे थे अल्लाहू अकबर। और ये जर्मन लड़की वहां क्या कर रही थी? एक शांति फेस्टिवल, पीस फेस्टिवल में गाजा स्ट्रिप के बाद गई थी। ये कौन लोग हैं, ये हैवान कौन है सर, जो इस तरह की चीजें करते हैं? अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, फिर आपके स्पष्ट रूप से जवाब दूंगा। सर, जब हमला हुआ था 9/11 अमेरिका पर, कौन से धर्म के लोग उसमें इन्वॉल्व थे? 26/11 भारत में हमला हुआ, कौन से धर्म के लोग वो थे? और अब 8/10 जो इजराइल पे हमला हुआ है, कौन से धर्म के लोग हैं? ये जवाब आप भी जानते हैं, जवाब मैं भी जानता हूं। मैं इसमें एक इंटरवेंशन करना चाहूंगा, एम्बेसडर दीपक वोरा। सर, जब 20 रुपए के टेंट पर अफगानिस्तान में 2-2 मिलियन डॉलर की मिसाइलें दागी गई, वहां पर भी ऐसे ही मासूम बच्चे, महिलाएं, लड़कियां वो मौत के घाट उतार दी गई, और जहां पर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पर पूरे के पूरे देश को तबाह कर दिया जाए, तो दरअसल जो आपकी बात है, और मैं आपके विचारों का सम्मान करता हूं, पर जब हम दहशतगर्द की परिभाषा, दहशतगर्दों को परिभाषित करते हैं, तो क्या चश्मा भी फर्क हो जाता है? तेरा दहशतगर्द मेरा देशभक्त भी हो सकता है, मेरा स्वतंत्रता सेनानी या मेरा फ्रीडम फाइटर हो सकता है। क्या हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए? इसमें कोई सच्चाई नहीं है, क्षमा चाहता हूं सर। We can agree to disagree. सर, आपका मुकाबला मैं नहीं कर सकता, लेकिन अमेरिका ने बहुत दूर से हथियार फेंके थे या मिसाइल भेजी थी, कुछ लोग मारे गए, उसको कोलैटरल डैमेज कहा जाता है। लेकिन किसी के शरीर को घसीटना सड़कों पे, ये इंसानियत है? अगर है तो फिर मैं शायद जानवर हूं सर। दूसरी चीज, मैं हैवानों का लंबा समर्थन करने का इतिहास है अमेरिका का, वो लिबिया हो, वो जाने दीजिए सर, वो इराक हो, वो पाकिस्तान हो, वो अफगानिस्तान। सर, मैं हमास का डिफेंस नहीं करना, ना इजराइल का। इजराइल इज फाइटिंग फॉर इट्स सर्वाइवल। अब आप लोगों, आपका पहला सवाल था इस समय क्यों? ये इस समय क्यों? हाँ सर, इसके 3 कारण जो मैं समझ पाता हूं इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स से। मिडिल ईस्ट को रीडिफाइन किया जा रहा था। इजराइल ने पहले दोस्ती की थी, बहुत पहले, इजिप्ट के साथ, अब हाल ही में बहरीन के साथ, यूएई के साथ, सूडान के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ। कहते हैं उसके संबंध ठीक होने वाले थे। पहली चीज़ यह है कि वो मिडिल ईस्ट की डेफिनेशन बदल रही थी और पैलेस्टाइन को दुनिया भूल रही थी। सर, इसमें आप जैसे सर्वश्रेष्ठ इंटरनेशनल मीडिया
का भी कुछ हद तक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि पैलेस्टाइन की कोई बात नहीं करता था, सब बात करते थे पुतिन साहब ने यूक्रेन पे ये कर दिया, साहिल में ये हो रहा है, अफगानिस्तान में ये हो रहा है, यहाँ पर वो हो रहा है, पाकिस्तान में गिलगिट बाल्टिस्तान में हो रहा है। पैलेस्टाइन को लोग भूल गए थे, अब उसको वापस लाए हैं। फिर 2021 में इसराइल ने बहुत ठोका था हमास को, लेकिन हमास ये कहना चाहता हम अभी भी जिंदा हैं, हम अभी भी आपके लिए बहुत तकलीफ पैदा कर सकते हैं, सो डोंट राइट अस ऑफ। तीसरी चीज सर, मुझे लगता है कुछ हद तक ओवर कॉन्फिडेंस था। 50 साल हो गए हैं जब योम किपुर का जंग, याद है, ऑलमोस्ट टू द डे, उस वक्त भी इसराइल को सरप्राइज किया गया था। एक तरफ इसराइल और दूसरी तरफ 15 इस्लामिक देश। वाई? क्या यहूदी, आपका झगड़ा टेरिटरी पे है कि आपका झगड़ा धर्म पर है? मुझे यह समझाने की कोशिश करिए। आप नफरत करते हैं यहूदियों से, अडोल्फ हिटलर भी करता था नफरत, 60 लाख उसने मार दिए थे। क्या है ये? क्या उनको अधिकार नहीं है जीने का? अब आप ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने या यूरोपियन ने हमारे दिल में क्यों बिठा दिया उनको, अफ्रीका भेजते, लैटिन अमेरिका भेजते, एशिया भेजते, होमलैंड हमारे पास क्यों दिया? उस पर आप बहस कर सकते हैं। यहूदी लोग कहते हैं ये हमारा होमलैंड भी था। अब इस पे जब तक चलेगी बहस तो चलेगी, खींचेगा ये आप कितना। और फिर सर आपको मालूम है कि पहली बार जब ये मुद्दा उठा था, ये तो नेपोलियन के टाइम में उठा था कि जूस को यहां मिडिल ईस्ट में लाया जाए। अब अरब लोग कहते, यू नो हाउ द अरब्स डिस्क्राइब दिस एपिसोड, जब इजराइल की स्थापना हुई थी उसको अल नकबा कहते हैं। नकबा का मतलब कैटास्ट्रोफी, कैलामिटी। ये क्या हो गया कि इजराइल हमारे बीच में आ गया? उसमें एक और अध्याय जो जुड़ रहा है, ये कितना लंबा चलेगा दीपक? अब जो जंग चल पड़ी है सर, इट्स अ फाइट टू द फिनिश। मैं बहुत बहुत सहानुभूति प्रकट करता हूं इजरायलियों के साथ। उनको इतना कहना चाहता हूं, वी स्टैंड विद यू। और अब एक ही सोल्यूशन है। कुछ लोग 2 स्टेट के बात करते हैं, नॉनसेंस। दूसरा कोई स्टेट नहीं बनेगा, बनेगा फिर आपस में लड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि और 15 दिन से लेकर 1 महीने तक गाजा स्ट्रिप को एलिमिनेट करना पड़ेगा। और पैलेस्टीनियन, गाजा स्ट्रिप का एक बॉर्डर इजिप्ट के साथ है, उनको ले लीजिएगा। कोई नहीं लेगा। जॉर्डन में ये थे सर, और जॉर्डन के महाराजा से बोले हम पैलेस्टीनियंस आ गए, जॉर्डन तो हमारा है। फिर उसने वो जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भी बने थे, वहाँ पे एडवाइजर थे मिलिट्री के, उनसे बोला कि इनको पीट पूट के भगाओ, तो इनको मार के भगा दिया गया था वहाँ से। कोई नहीं इन्हें चाहता है सर, कोई नहीं चाहता है। आप ये कि अलग थलग पढ़ रहे हैं, पर क्या अलग थलग पढ़ रहा है हमास, या ये लंबी फेहरिस्त है जो मैंने गिनवाई, फिलिस्तीन, ईरान, कतर, सऊदी अरब, पाकिस्तान, लेबनान, ओमान, इंडोनेशिया, कुवैत, बांग्लादेश। जनरल कादियान, ये लड़ाई, इसका हश्र भी रूस यूक्रेन युद्ध की तरह होता दिख रहा है क्या? ये लंबा चलने वाला है क्या? संदीप, ये लड़ाई पहली बार नहीं हुई है, पहले भी 3 बार हो चुका है हमास और इजराइल के बीच में। इस लड़ाई का आधार इतिहास में मैं समझता हूं, एक जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इजराइल की स्थापना की गई 1948 में, जिस दिन उसकी घोषणा हुई, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने उसी दिन उसको सपोर्ट किया था। इंग्लैंड ने शायद इसका थोड़ा विरोध किया था, लेकिन वो औपचारिक था। वो नहीं चाहते थे कि अरब लोग जिनसे तेल उनको चाहिए था वो नाराज। तो ये तो बहुत पुरानी रिलीजियस वॉर्स हैं, इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी, कई सेंचुरीज पहले हो चुके हैं। ये उसी का सिलसिला चल रहा है। नहीं, इस सिलसिले में जनरल कादियान, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूं। देखिए, आप मिलिट्री एक्सपर्ट हैं, आपने बहुत जंगों में खुद शिरकत की है। हमास एक संगठन, वो 5000 मिसाइल दाग देता है। इजराइल जैसे एक मिलिट्री कलॉसल को कानो कान खबर भी नहीं हो पाती। इस मिलिट्री स्ट्रैटेजी को कैसे देखते हैं? इन 5000 मिसाइलों को दागा जाना, फिर बाद में जवाबी कार्रवाई तो हुई, इसे आप कैसे देख रहे हैं? इजराइल की अगर शुरुआत में कमी पाई गई, उसमें एक फैक्टर तो दीपक जी ने भी बताया था। दिन जो चुना है हमास ने अटैक करने का, वो 7 अक्टूबर, 6 अक्टूबर उनकी छुट्टी होती है। बहुत सारे सिपाही भी सेलिब्रेशन के लिए कर गए होते हैं। 73 में भी यही हुआ था, जब इजिप्ट और सीरिया ने मिलकर हमला किया था, तो इजराइल की आर्मी अनप्रिपेयर्ड पकड़ी गई थी। दूसरा, इजराइल का और कॉन्फिडेंस है, वो अपने आप को इनविंसिबल समझते रहे, क्योंकि आसपास के देशों के पास मिलिटरीली कोई मुकाबला नहीं था। तीसरा, इंटेलिजेंस का कहीं ना कहीं फेल्योर तो रहा है। मोसाद जो एक मानी हुई ऑर्गेनाइजेशन है,
इसीलिए इनिशियल सक्सेस पहले कुछ घंटे इजराइल की आर्मी तैयार ही नहीं हो पाई। साथ में ये भी है कि इजराइल की अंदरूनी समस्याएं आजकल चल रही है। नेतन्याहू बड़े स्ट्रॉन्ग राइटिस्ट एक लीडर हैं, लेकिन वो जुडिशरी पे काबू पाने के लिए प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो कुछ लोग इजराइल के जो रिजर्विस्ट थे वो तो कॉल लेटर का जवाब भी नहीं दे रहे थे। तो ये सब फैक्टर है जिसकी वजह से इजराइल को इनिशियल सेटबैक मिला। अभी डोम की बात अगर आप प्रिपरेशन करें, आयरन डोम, कोई सिस्टम ऐसा नहीं है जो एक जिहादिस्ट के खिलाफ पूरे तरीके से कारगर हो जाए। हमास हमास तो एक्रोनिम है। ये अरेबिक वर्ड को आप देखें, उनका मतलब ही है जोश, फियरलेसनेस। और इसका इस्लामिक रेजिस्टेंस हमास। जिहादिस्ट का इसका जो एक्रोनिम है कि इजरायली में भी है, वहां इसको वायलेंस के नाम से ट्रांसलेट किया जाता है। उनको मरने का डर नहीं है। जब इंसान मारने पर आमादा हो और उसको अपनी जान की फिक्र नहीं हो तो आप कितने आयरन डोम लगा लें। ये जो 5000 रॉकेट फायर हुए हैं, आयरन डोम, जहां तक मैं समझता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है कि जो रॉकेट हवा में उठता है तो उसका अंदाजा लगाता है कि ये जहाँ लैंड करेगा वो कोई नुकसान पहुंचाएगा या नहीं। अगर नहीं पहुंचाएगा तो वो उसको इंटरसेप्ट नहीं करते। क्यों? इसका रीजन इकोनॉमी है। रॉकेट की कीमत तो $200-400 है, लेकिन जो इजराइल को मिसाइल फायर करना पड़ता है वो $80,000 का आता है। और ये जो 5000 फायर भी हुए हैं, हो सकता है 4000 इसमें फेल हो गए हो, वो कोई नहीं जानता अभी तक। लेकिन जो कामयाब हुए, चाहे वो 500 हो चाहे वो 700 हो, वही काफी है डैमेज डालने के लिए। तो ये एक तो फिजिकल डैमेज तो है, इजराइल की प्रतिष्ठा पर बहुत बड़ी डैमेज है कि वो अपने आप को जो इनविंसिबल आर्मी प्रोजेक्शन करते थे, जो आयरन डोम को इनप्रेग्नेबल माना जाता था, वो ऐसा नहीं है और ना हो सकता है। तो ये आज भी लंबी आपको लड़ाई चलती दिख रही है जनरल कुलकर्णी, दुनिया दो फाड़ होगी दिख रही है, या अभी एक इनिशियल पोजीशन होती है और उसके बाद पीछे अपना हाथ खींच लेने वाली नौबत भी आते हुए हम देखते हैं। अभी दीपक बोरा साहब सर हिला रहे हैं, पर हमने ईयू के मामले में यूक्रेन को लेकर बहुत सारे नुआंसेस देखे हैं। बिल्कुल ऐसे है संदीप जी कि अब तो डू एंड डाई वाला सवाल है। हाँ। क्योंकि इजराइल ने बहुत कोशिश कर ली। अगर आप देखें जिस प्रकार से पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद हमला कर रहा था इजराइल के ऊपर, और वो लगातार 2-4 हमलों के में हमास सिर्फ देख रहा था। हमास ने भाग नहीं लिया, सिर्फ देख रहा था। और अब जब जिस प्रकार से हमास ने हमला किया है, अब इजराइल जो है उसकी एक तो जो छवि है उसके ऊपर ज़बरदस्त आँच आई है। क्योंकि टोटल सरप्राइज 4-5 घंटे तो ऐसे लगा जैसे इजराइल पैरालिटिक हो गया, कुछ वो हो कॉट नैपिंग, बिल्कुल टोटली कॉट नैपिंग। उसके बाद अब जो रिएक्शन है और जिस प्रकार से अब इजराइल रिएक्ट कर रहा है, इजराइल ने यकीन करना है कि डू एंड डाई। क्यों? गाज़ा पट्टी जो है वो है जस्ट अबाउट 350 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका, तकरीबन 22 लाख लोगों की आबादी और 6,500 के आसपास पर स्क्वायर किलोमीटर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। ऐसे इलाके में अब जब इजराइल, गाज़ा पट्टी सब जगह से घिरी हुई है इजरायलियों से, एक ही जगह से है पट्टी, वो जो इजिप्ट के साथ, और बाकी है समुंदर। मतलब या तो हमास समुंदर में जाएंगे और इजराइल और इजिप्ट के एक तालमेल है, अनलेस अनटिल इजिप्ट उस तालमेल से हट करके, उस अलायंस से हट करके इनको आना जाए। ऐसे कैसे हो गया कि 5000 के आसपास रॉकेट, हैंग ग्लाइडिंग, ड्रोन्स, ड्रोन्स में ऐसे टंगे हुए आ रहे हैं, सेल फोन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। लैंड हतप्रभ रह गया मैं वो विजुअल्स देख के, लग रहा था कोई वीडियो गेम है, ये असल विजुअल्स नहीं है। इस प्रकार की कार्रवाई, और इजराइल जैसे आपने बिल्कुल टीका, मोसाद जैसे इंटेलिजेंस एजेंसी जो कुछ मालूम है, बिल्कुल सोते हुए पकड़े गए। अब मुझे नहीं लगता है इजराइल का अब अस्तित्व जो खतरे में है, और इजराइल लड़ रहा है आतंकियों से। अब इसमें एक और एंगल जनरल कुलकर्णी, जैसा कि भाई ये मुस्लिम वर्ल्ड एक तरफ है, ये जिहादी आतंकवादियों का एक गुट जिस ओर इशारा किया दीपक वोरा ने, पर क्या हमें रूस और चीन, अभी उनकी चुप्पी है, पर उस चुप्पी को अप्रत्यक्ष समर्थन, सहयोग हमास के लिए क्या हमें नहीं मानना चाहिए? क्या हम इन दो वेरिएबल्स को इग्नोर कर दें?
बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा और बहुत एक शक ये जो है ये क्या हो रहा है। चीन ने मस्तिष्क जो सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में जो गठबंधन किया चीन का हाथ था। रूस और चीन एक जबरदस्त अब एक गठबंधन में है। अमेरिका, सऊदी अरेबिया और इजराइल के बीच में रूस, पाकिस्तान, ईरान, उनकी भी एक तिगड़ी बनी हुई है। और ये जो गठबंधन है, ये गठबंधन अब देख रहा है, रूस चाहता है कि किसी प्रकार से अमेरिका जो है इसमें फंस जाए। रूस, क्योंकि अगर अमेरिका इजराइल के इसमें फंस जाए तो रूस को थोड़ा सा सांस लेने के फर्क पड़ेगा। यूक्रेन, चीन जो है पूरे इस मध्यस्थता को देखते हुए फायदा उठा रहा है, क्योंकि चीन ने सिर्फ समर्थन देना है और कोई पर भाग नहीं लेना है। अमेरिका भाग ले रहा है। सीरिया जो है वो ईरान के साथ है। हजबुल्ला जो है वो ईरान उसको मदद कर रहा है, वहाँ से कतार पैसे दे रहा है, वहाँ पे टर्की का उनको सपोर्ट है। तो हमास और हजबुल्ला जो है इन दोनों को ज़बरदस्त सपोर्ट है, पर दोनों आतंकी संगठन है। और ये आर्थिक पहलू से भी जुड़ता है। वो कैसे जुड़ेगा उस पर तो मैं आऊँगा आशीष के साथ, जो हमारे फॉरेन एडिटर हैं, लेकिन डिफेंस एडिटर जो आशीष हैं। आशीष, ये दरअसल अब हमास और इजराइल का संघर्ष क्या, सीधा साधा वॉर जो छिड़ गया है, ये जो जंग है, ये रूस और यूक्रेन की जंग से भी जुड़ जाएगी क्या? उन दोनों को भी हम अब क्या आपस में जुड़ता देखेंगे? रूस की चुप्पी इसीलिए मैं महत्वपूर्ण मान रहा हूं। ये उस जंग से जुड़ने के लिए नहीं, बल्कि जो भी कुछ कार्रवाई की गई है वो उस जंग से, रूस यूक्रेन से काफ़ी अलग और बड़ी जंग दिखाने के लिए है। इसमें जो ब्रीदर पॉइंट मिल रहा है वो आपको रूस और चीन को मिल रहा है, और प्रेशर जो अमेरिकन और वेस्टर्न एलाइज हैं, जैसे कि इजराइल भी उनके एलाई हैं, उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा। एक बहुत एक अंडरलाइनिंग एस्पेक्ट था जो कल रात को हमने लगभग आधी रात को भारत समय के मुताबिक देखा। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन से जितनी उम्मीद की जा रही थी कि वो जितना ज़्यादा बढ़ चढ़ कर यूक्रेन और रशिया के कॉन्टेक्स्ट में वॉर में बोलते हैं, यहाँ बहुत पैसिव, बहुत ठंडे नज़र आए। हम साथ में खड़े हैं, लेकिन वो जान रहे हैं कि एक फ्रंट उनका ऑलरेडी खुला हुआ है, वो संभाले नहीं संभल रहा है। ऐसे में आई एम श्योर वो इजराइल को पैसिव सपोर्ट या फिर एक लिमिटेड सपोर्ट जिसे कहते हैं, वही, उसे यूक्रेन जितना बिल्कुल भी नहीं उकसाएंगे, क्योंकि वो फ्रंट नहीं संभल रहा है एक नया फ्रंट खोलने की। और एग्जैक्टली ये जो सिचुएशन मैंने बताई ना, ये रूस, चीन और साथ ही साथ जो उनके अलायंस हैं ईरान और टर्की, ये बाकी सब भी इसमें मिलकर इस अमेरिका की सिचुएशन का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। और इसीलिए अब मैं एक मेन लाइन पर आता हूं, संदीप जी, जो हम शो के पहले डिस्कस कर रहे थे ना, यहां पर जो चुप हैं, जो दिख नहीं रहे हैं, वो ज्यादा बड़े प्लेयर हैं। जो दिख रहे हैं वो छोटे प्यादे हैं, और वो केवल और केवल भतीजे वाला काम कर रहे हैं। चाचा कहीं और बैठे हैं यहाँ पर। और एग्जैक्टली यही चीज इस बात को भी हाईलाइट करेगी कि बहुत लंबा, ये महीनों, ये कॉन्फ्लिक्ट या वॉर इजराइल ने जिसे डिक्लेयर कर दिया है, बहुत महीनों नहीं चलेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा ड्रैग नहीं किया जाएगा, ना अमेरिका चाहेगा। और जो पूरी की पूरी ऑयल इकॉनमी है मिडल ईस्ट भी जिसे बहुत लंबा नहीं खींचने देगी, क्योंकि अगर खींचा तो फिर वो सीधा सीधा फायदा रूस, जो ऑयल के दूसरे प्लेयर्स हैं जैसे कि रशिया है, उन्हें जाएगा। और इसीलिए ये कुछ तो हफ्तों तक चलेगा। ये कुछ हफ्तों चलेगा तो क्लीन स्ट्राइक गाजा पट्टी को बिल्कुल नेस्तनाबूद कर देंगे, उसको हमास फ्री कर देंगे। हमास फ्री करते हैं तो जो ये तमाम मुल्क हैं उसमें तेल का खेल, तो ये तमाम मुल्क उसको फेस वैल्यू पर ले लेंगे कि यही होना था, चलिए अब बात खत्म हो गई, या एस्केलेशन बढ़ जाएगी आर्थिक मोर्चे पर। देखिए, इजराइल के पास ना ये हमेशा से ही एक बड़ा समस्या रही है कि गाजा पट्टी हो या फिर वेस्ट बैंक हो, अगर वो पैलेस्तीन पे हिट बैक करें, कितना, कहां तक जाए? 5 नहीं 50 मार दो, 50 नहीं 500 घर गिरा दो, उसके आगे क्या? उसके ऊपर जो नेक्स्ट लेवल जो थ्रेशोल्ड होता है, वो या तो आप ईरान से लड़ जाइए, या तो फिर आप जो बाकी सपोर्टर्स हैं उनके साथ में लड़ जाइए। अब उस थ्रेशोल्ड तक जाता नहीं है इजराइल, और इसीलिए यहां पर उनके लिए एक बड़ी दुविधा वाला सिचुएशन होता है, जो अब भी बना हुआ है कि आगे आप 5 नहीं 50 नहीं 500 बिल्डिंग्स गिरा दीजिए और ज्यादा रिटेलिएशन कर दीजिए। आपने 500 मारे, हमारे आपके 5000 मार देंगे। ये इसके आगे वो जा नहीं पाते, क्योंकि अगेन अमेरिका के लिए वो
एक और नया फ्रंट खोलने वाली बात होगी और ये फायदा इजराइल का जो ज्यादा अग्रेशन होगा वो फायदा अमेरिका के जो दुश्मन देश हैं उनको जाएगा। तो और आप इसीलिए ये कह रहे हैं रूस यूक्रेन युद्ध की तरह ये लंबा तो नहीं खींचेगा, पर नहीं, जितना बिल्कुल नहीं। खींचेगा आशीष, उससे अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था जो डावाडोल है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। उस पर कितने असरात होंगे, तेल की कीमतों में यकायक उछाल, हमारे यहाँ पर, अब मैं बिल्कुल अपने से संबंधित हितों की भी तो बात करनी चाहिए ना भाई, हम पर क्या असर पड़ेगा। त्योहारों का मौसम आ गया है, महंगाई 7.44% तक चली गई थी, आरबीआई का ताज़ा आकलन ये है फिर से 4 के आसपास वो आ जाएगी। पर तेल तो सबसे बड़ा ड्राइवर होता है महंगाई का, तेल के मोर्चे पर। और क्या ये खेल, ये रूस और खास चीन की चुप्पी, चीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को कठपुतली की तरह नचाता फिर से दिखेगा क्या, जो नचाता दिखा पिछले साल? देखिए यही वजह है संदीप जी कि बड़ा केयरफुली आप देखिए प्राइम मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दिया है, कहीं ना कहीं हमारी जो डिप्लोमेटिक कोर है वो भी इस बात को समझ रही है, जो कंसर्न्स आपकी तरफ से रेस किए जा रहे हैं कि इसमें चीन और रशिया क्या अपना फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकता है। एक बार आप मुझे इजाज़त दीजिए, मैं इसको पढ़ता हूँ। Deeply shocked by the news of terrorist attacks in Israel, our thoughts and prayers are with the innocent victims. We stand in solidarity with Israel at this difficult hour. ये बात ठीक है संदीप जी, मैं आपको पहले भी सुन रहा था और मेरा भी ऐसा व्यू था कि इंडिया ने बड़ा क्लियर कट पोजीशन लिया, स्ट्रॉन्ग पोजीशन लिया इन फेवर ऑफ इजराइल। बट आपके शो से जस्ट पहले मैंने एक टॉप डिप्लोमेट से बात की है जिन्होंने हु इन्वाइटेड माई अटेंशन टू दिस ट्वीट अगेन, और उनका ये कहना था कि देखिए हमने कोई बहुत क्लियर कट पोजीशन भी नहीं लिया है। आप यस देयर हैज़ बीन नुआंस्ड शिफ्ट इन इंडियाज अप्रोच टुवर्ड्स इजराइल। अगर आप यूएन के रेजोल्यूशंस वगैरह पे ध्यान दें या इंडिया ने जो पोजीशन यूएन में लिया है, यस देयर हैज़ बीन सम सिग्निफिकेंट शिफ्ट बट वेरी नुआंस्ड। इस बात को हमको समझना पड़ेगा कि इस ट्वीट में भी प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि टेररिस्ट अटैक्स को लेकर के हम चिंतित हैं। उन्होंने हमास का कहीं नाम नहीं लिया है, उन्होंने पैलेस्टाइन का कहीं नाम नहीं लिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया अभी भी नेविगेट करने की कोशिश कर रहा है और प्राइमरली दिमाग में सर बड़ी कंसर्न बात यह है कि वो दुख भरे दिन बीते नहीं है, ये और लंबे ना खिंच जाए। मैं तो कह रहा हूं कि मुझे तो लगता है कि इन सब के पीछे, ये नुआंस ट्वीट के पीछे वजह भी वही है जो आप कह रहे हैं कि भाई इसका फायदा भाई चीन और चुनावी रशिया साल भी तो है, महंगाई फिर से, महंगाई डायन फिर से बढ़ गई, या जो भाई गैस के दामों में पहले 200 फिर 100 300 रुपए की कटौती कर दी गई। अंदाजा ये लगा रहे थे बहुत से जानकार कि दिवाली आते आते पेट्रोल के दाम घटा दिए जाएंगे। ये मोर्चा खुल जाता है और ये हफ्तों ही सही खिंच जाए तो उसका इम्पैक्ट तो अगले 2-3 महीने तक रहता है। और फिर इंडिया को इस बात का ध्यान भी तो रखना है कि इस रीजन में डेवलपिंग नेशन के तौर पे, मोर सो डेवलप्ड नेशन के तौर पे इंडिया अपने आप को पोज कर रहा है बनिस्बत चीन एंड रशिया। और ऐसे में अगर इकोनॉमिक हमारे ऊपर इस तरह का प्रहार होने लगे जिसकी चिंता आप बता रहे हैं, तो निश्चित तौर पे इंडिया बहुत मुश्किल सिचुएशन में पड़ जाएगा। नहीं सर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता था, आपने अभी एनर्जी प्राइसेस की बात की है, उसका इम्पैक्ट नहीं होगा। ये जो लेवांट रीजन है जिसको हम कहते हैं ईस्टर्न मेडिटेरेनियन, वो एक बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर नहीं है, तो शॉर्ट टर्म में इसका कोई असर नहीं होगा। इसीलिए सारी दुनिया यही चाहेगी, जो एनर्जी इंपोर्टर्स हैं, कि जल्दी से जल्दी ये खत्म हो जाए। अगर लॉन्ग टर्म चला जाता है और बहुत से देश इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, सऊदी अरेबिया, ईरान, इधर उधर, फिर एनर्जी प्राइसेस पर असर पड़ेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में नहीं पड़ेगा। जो मैं देख रहा हूं सर, और मैं हर रोज एनर्जी प्राइसेस को मॉनिटर करता हूं, अभी कोई इजाफा नहीं हो रहा, राइज नहीं हो रहा है उसमें। ये जल्द ही हफ्तों में खत्म हो जाएगा या महीनों ट्रैक कर सकता है जनरल कुलकर्णी? मुझे लगता है 10 दिन से ज़्यादा नहीं, राइट 10 दिन से ज़्यादा नहीं चलेगा, क्योंकि ये आतंकियों से लड़ रहे हैं, कोई देश नहीं आया है अभी भी। इजराइल आतंकियों से, और पूरा विश्व अगर आज इजराइल के साथ खड़ा नेतन्याहू है, जैसे हुंकार भर रहे हैं, बर्बाद कर देंगे, खत्म कर देंगे, ये क्या पूरा सफाया होगा, या वही जो हमारे डिफेंस एडिटर आशीष कह रहे थे कि एक लेवल तक जाएंगे और फिर रुकना पड़ेगा? बिल्कुल एक लेवल तक जाएंगे, ऐसे थ्रेशोल्ड पर जाएंगे कि उसके बाद हमास सर नहीं उठाएगा, ये जरूर है। हिजबुल्लाह सर नहीं उठाएगा, ये भी वो यकीन करेंगे। जब वो लेवल आ जाता है, अब इतने 48 से लेकर के आज तक इनके साथ रह रहे हैं, उनको मालूम है उनके अस्तित्व में क्या असर होगा और कितना झटका लगेगा, तो ये ज़रूर ले जाएंगे। लेकिन इजराइल की जिस मैं कहूँगा छवि पर जो असर पड़ा है, क्योंकि दे वर कॉट टोटली नैपिंग एंड स्लीपिंग, उसके मद्देनज़र ज़रूर गाज़ा पट्टी पे जोर।
एक छोटा सा मैं ब्रेक ले रहा हूं यहां पर। ब्रेक के बाद एक सवाल मैं अपने डिफेंस एडिटर आशीष से पूछना चाहूंगा। G20 को फिर से लेकर आएंगे, भारत से मिडल ईस्ट होते हुए जो यूरोप तक कॉरिडोर्स जो बन रहे थे, जिन पर सहमति बन गई, इस ताज़ा विवाद से उनका हश्र क्या होगा? इजराइल और हमास के बीच भीषण जंग जारी है, खूनी संघर्ष चल रहा है, और इसके मायने क्या हैं, और खास भारत के लिए भी। आशीष, मुझे ये बताइए, जो G20 में एक सहमति बनी थी कॉरिडोर को लेकर, भारत से मिडल ईस्ट होते हुए और यूरोप तक जो कॉरिडोर जाना था, ये तो पश्चिम एशिया की बात हो गई जहां पर ये भीषण युद्ध जारी है। पर मिडल ईस्ट की भी बात करें, जो ये मुल्क समर्थन करते दिख रहे हैं हमास का, वहां पर कितनी अस्थिरता आएगी इन कॉरिडोर? और ये जो बाइडेन कह रहे थे कि आने वाली पुश्तें याद करेंगी कि कैसा फैसला लिया गया, ये जमीन पर उतर पाएगा या दिक्कत में आ जाएगा? दो क्विक पॉइंट्स संदीप जी यहाँ पर देखिए। IMEEC इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में अगर आप देखेंगे तो जो कंट्रीज इन्वॉल्व हैं उसमें मिडिल ईस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू प्राइमरली दो ही मेन प्लेयर हैं, UAE और सऊदी अरेबिया, और जो कि इस पर्टिकुलर स्पेसिफिकली इजराइल वर्सेस पैलेस्टीन में बहुत ज़्यादा एक्टिवली और डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, वो जो मुस्लिम ब्रदरहुड वाली एक चीज़ छोड़ दें जो कि मोर ऑफ अपर लेवल या फिर डिप्लोमेटिक या पैसिव सपोर्ट वाली बात है, वो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर उनका नहीं दिख रहा है। तो एक पार्टिसिपेशन पॉइंट ऑफ व्यू इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर में इस तरह की कंट्रीज हम डायरेक्टली नहीं देख रहे। दूसरा, जो हमने अभी ब्रेक के पहले चर्चा भी की कि हम नहीं देखते हैं कि इससे बहुत लंबा दशकों तक चलता हुआ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट, ये कुछ हफ्तों या ज़्यादा से ज़्यादा कुछ मैक्सिमम मैं कह रहा हूँ स्ट्रेच होकर, अगर ऑपरेशंस कुछ कॉम्प्लेक्स हो जाएं या फिर कुछ और कोलैटरल डैमेज बढ़ जाए तो फिर ये कुछ ज़्यादा ज़्यादा अगले महीने में जाएगा। और जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो भी 2-4 साल में बन के तैयार नहीं हो रहा, उसे भी कई साल और मोस्ट प्रोबेबली शायद दशक से ज़्यादा लग जाए। अभी तो केवल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है कि अभी इस पर चर्चा की जाएगी, जोड़ना अभी थोड़ा जल्दबाजी हो जाएगी। जनरल कादियान पर अस्थिरता अर्थव्यवस्था पर असर डालती है, ये सिलसिला थमता दिख रहा है क्या? पहले कोरोना, रूस यूक्रेन, अब हमास इजराइल। संदीप, सही कहा आपने। इससे जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो भारत भी कर रहा था, जो इंडिया मिडिल ईस्ट और यूरोप के साथ कॉरिडोर, उसमें सब में देर होगी, कीमतें बढ़ेंगी, आपने खुद कहा है। वो तो जब लड़ाई होती है तो आजकल की दुनिया में हर देश पर असर पड़ता है, लेकिन भारत का स्टैंड मैं मानता हूँ सिद्धांत के तौर पर सही है। दुनिया में कोई भी देश आतंकवाद का इतना बड़ा शिकार नहीं रहा है जितना भारत रहा है, तो हमारी आवाज आतंकवाद के खिलाफ उठाना सही है। अभी सवाल है कि रशिया और चीन चुप क्यों है। जहां तक मैं डिप्लोमेसी को समझता हूँ, आपको नारे जब ये लगाने चाहिए जब आपकी टीम मैदान में हो। उनका ना हमास में इंटरेस्ट है, उनका ना इजराइल में इंटरेस्ट है। उनका इंटरेस्ट है तो इस बात में कि किसी न किसी तरीके से अमेरिका को नीचा दिखाया जाए, और अमेरिका नीचे जब भी दिखाया जाएगा जब इजराइल का अपर हैंड नहीं रहेगा। तो इनडायरेक्टली जहाँ मैं समझता हूँ डिप्लोमेसी सेल्फ इंटरेस्ट होता है सबका। बिल्कुल, वो चाहेंगे कि हमास मुकाबला करता रहे, लेकिन बोलेंगे कुछ नहीं, जरूरत भी नहीं है। वो और सही बात कही आपने, ना कोई स्थायी दुश्मन होता है, ना स्थायी दोस्त, स्थायी हित होते हैं, और हमें अपने हित साधने हैं। तो वो उस हित साधने में जो नुआंस भी आप कहें, मुझे लगता है कि साफ शब्दों में हम इजराइल के साथ आ गए तो आने वाले दिनों के लिए अपनी कूटनीतिक राह हमने साफ कर दी है। आशीष जी हाँ, बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और संदीप जी, इसमें बड़ा ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि पिछले सालों में प्राइम मिनिस्टर की और इजराइल प्राइम मिनिस्टर की जो बोनहोमी है वो हम सब लोगों ने देखी है, काफ़ी करीबी है, और ख़ास करके सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रैटेजिक संबंधों में भारत और इजराइल पिछले कुछ सालों में बहुत करीब आए हैं। इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि बड़ा न्यूआंस्ड शिफ्ट किया है, आहिस्ता आहिस्ता करके प्रो इजराइल पोजीशन इंडिया ने लिया है। बिल्कुल ठीक बात है कि प्राइम मिनिस्टर के ट्वीट से भी ऐसा लगता है और भारत ने एक पोजीशन इजराइल के पक्ष में लिया है। लेकिन फिर मैं एक बात पर आपका अटेंशन इनवाइट करना चाहूँगा कि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के ट्वीट तक ही हम सीमित हैं, विदेश मंत्रालय ने कोई बयान जारी नहीं किया है। तो हमको कहीं ना कहीं इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अपने हितों को देखते हुए भारत पोजीशन तो इजराइल के पक्ष में ले रहा है, लेकिन उसे ये पता है कि अभी खुल करके मुस्लिम वर्ल्ड को ध्यान में रखते हुए पैलेस्टाइन या हमास को नाम लेकर के भी कंडेम इंडिया ने नहीं किया है। दीपक वोरा साहब, फाइनल कॉमेंट।
दिस कॉन्फ्लिक्ट जो है ये चलेगा। इजराइल पे अगर बहुत प्रेशर पड़ा तो सर मैं आपको याद दिला देता हूँ, बेंजामिन नेतन्याहू साहब ने जो यूएस कांग्रेस को कहा था कि ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स विल बी एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू अस, और हमें वो करना पड़ेगा जो हमें करना चाहिए। सो इजराइल क्या न्यूक्लियर वेपन बता रहा है, आई डोंट नो, बट जो इन्होंने कहा है ओपनली कि अगर ईरान ने किया फिर हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। अब आप देख लीजिए आगे क्या होता है। बट ईरान को मुझे लगता है कि सर बहुत से देश इजराइल के जो समर्थक हैं यूरोप में या अमेरिका में, वो इकट्ठे होकर ईरान को भी सबक सिखाएंगे। दिस कॉन्फ्लिक्ट विल इनगल्फ ईरान, काइनेटिक नहीं, फौजी नहीं जाएंगी, लेकिन उसको और चोट तो अभी भी कहीं ना कहीं अनिश्चितता है, देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी, आशंकाओं के बादल हटे नहीं हैं, और आपके मेरे लिए ये कोई अच्छी खबर नहीं है। और इजराइल और हमास के बीच जारी भीषण जंग पर आपकी जनता जनार्दन की राय क्या है, वो भी साझा कर लेता हूं। मनीष कुमार हैं, बिहार मोतिहारी में रहने वाले। युद्ध लंबा चला तो रूस चीन को फायदा, ये IMEEC कॉरिडोर के लिए खतरा होगा, ये हमने चर्चा भी की थी। और चंद्रकांत हैं जामनगर गुजरात से, वो कहते हैं हमास का हमला इजराइल की खुफिया और सेना की पूर्ण विफलता है, पर जल्द खत्म हो, स्थिरता फिर आए, यही हमारे लिए बेहतर भी होगा।